नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। पंजाब में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब भ्रष्टाचार की आंच पंजाब के पूर्व 3 मंत्रियों तक पहुंच गई है। इन तीनों में से पहला नाम है भारत भूषण आशु का, जो कि फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री रह चुके हैं। विजिलेंस की ओर से एक दिन पहले उनके पीए रह चुके मीनू मल्होत्रा के घर पर दबिश थी, लेकिन वह फरार हो गया और उनका मोबाइल भी बंद है। आपको बता दें कि किस तरह घोटाला हुआ। यह घोटाला है दाना मंडी से खरीदा गया अनाज। जो अनाज सरकार मंडियों से खरीदती है और फिर इस अनाज को गोदामों तक पहुंचाने के लिए एक टेंडर जारी किए जाते हैं, उन टेंडरों में ही यह घोटाला हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे, जो बोरियां ट्रकों में लादकर मंडियों से गोदामों तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ही लाखों बोरियों को गोदामों में पहुंचा दिया गया। यानी कि माल पहुंचा ही नहीं और एंट्री हो गई और पैसे भी बांट लिए गए। मंडियों से गोदामों तक पहुंचाने के लिए इनकी ढुलाई मोटरसाइकिल और स्कूटर पर ही कर दी गई। इस मामले में विजिलेंस की ओर से ठेकेदार तेलू राम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने कई अहम राज उगले हैं। फिलहाल वह पुलिस के रिमांड पर है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस फर्जीवाड़े में भारत भूषण आशु के करीबी पीए रह चुके मीनू मल्होत्रा की अहम भूमिका रही है। पैसे को वही ठिकाने लगाता था। इसके अलावा फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं। यह एक महा घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। एक तरफ पंजाब जो है वो कर्ज की दलदल में डूबा हुआ है और यहां हमारे अधिकारी और नेता किस तरह दीमक बनकर पंजाब के खजाने को चाट रहे हैं, ये इसकी परतें अब खुलने लगी हैं। हालांकि फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने यह ऐलान भी कर दिया है, यदि उनके विभाग के अधिकारियों को तंग किया। यह उन्होंने इस सिलसिले में यह बात कही है क्योंकि इस मामले में फूड एंड सप्लाई विभाग के कई अधिकारियों के नाम भी आए हैं। यहां तक कि विभाग की जो विजिलेंस टीम रहती है, उसके जो विजिलेंस टीम में ही जो अधिकारी शामिल हैं, वह भी इस घोटाले में पाए जा रहे हैं। इसीलिए फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि यदि उनके विभाग के अधिकारियों को तंग किया गया तो वह सामूहिक छुट्टी पर चले जाएंगे और इस केस को रद्द किए जाने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि विजिलेंस गलत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा फूड एंड सप्लाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है, आखिरकार विजिलेंस को क्या जरूरत थी कि वह केवल फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों पर ही बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई करे। और अगर बात फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों की बात में दम है और तथ्य ही गलत हैं, तो फिर अधिकारियों को डर किस बात का है? क्योंकि वह क्यों डर रहे हैं कि विजिलेंस के अधिकारियों की ओर से उनसे पूछताछ की जाए? क्योंकि साफ है कि अधिकारी ऐसा करके सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। और हमारी सरकार से दरखास्त है, यदि अधिकारी सामूहिक छुट्टी पर जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों को वैसे ही ड्यूटी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में बहुत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इन अधिकारियों, इन भ्रष्ट अधिकारियों के को चलता करके युवाओं को भर्ती किया जाए, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और ये काम भी बेहतर ढंग से करेंगे। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि सरकार किसी दबाव में आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कई बार अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि अभी कई मंत्रियों का नंबर आने वाला है। एक एक करके सभी भ्रष्ट मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री को चंद दिनों में ही जेल में भेज दिया गया। ये नाम आता है साधु सिंह धर्मसोत का, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पेड़ों की कटाई के मामले में भी हर पेड़ को काटने की जो मंजूरी देने के बदले में 500-500 रुपए रिश्वत ली। मीनू मल्होत्रा के घर भी एक दिन पहले रेड सुबह 3 बजे की गई। आपको याद होगा, ठीक इसी तरह साधु सिंह धर्मसोत के घर पर भी सुबह आधी रात को 2 बजे रेड की गई थी। लेकिन साधु सिंह धर्मसोत तो पकड़े गए थे, लेकिन मीनू मल्होत्रा को शायद इस बात का आभास हो गया था कि अब बारी उनकी है, इसलिए वह घर से कहीं चले गए। यदि उन्होंने घोटाला नहीं किया तो आखिरकार फिर उन्हें डर किस बात का, उन्हें सामने आना चाहिए।
और यह भी सबसे अहम सवाल है जो हमारे जहन में कौनता है। 50,000, 1 लाख रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया महीना वेतन पाने वाले इन अधिकारियों के पास अरबों रुपए की अकूट संपत्ति कहां से आई, ये पैसा कहां से आया, इन अधिकारियों को जवाब देना ही होगा, क्योंकि पंजाब पर 3 लाख करोड़ से अधिक रुपए का कर्जा है। और फिर यह कर्जा कैसे चढ़ा, क्योंकि जो पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए था उन्हें मिल बांटकर नेताओं और अधिकारियों ने लूट लिया। इस मामले में कई सफेद पोशों के फंसने की संभावना है, क्योंकि ऐसी सूचना है और कहा जा रहा है कि अब यह जांच केवल लुधियाना तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में करवाई जाएगी कि आखिरकार जो ये ढुलाई हुई मंडियों से अनाज जो पहुंचाया गया गोदामों तक, उनमें किन वाहनों का इस्तेमाल किया गया, किस तरह चोरी होती रही और इन्हें किसी का कोई खौफ नहीं रहा, क्योंकि शायद इन अधिकारियों को या फिर नेताओं को पता नहीं था कि अगली बार ना तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ना ही अकाली दल की, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि प्रदेश में पिछले 30 सालों से लगातार कभी अकाली दल की सरकार रहती है या फिर कांग्रेस की सरकार रहती है। तो यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो जिन्होंने घोटाले अकाली दल में रहते हुए किए होते हैं उन्हें बचाया जाता है, और अगर अकाली दल की सरकार आती है तो जो लोग कांग्रेस की सरकार के रहते घोटाले करते हैं उन्हें बचाया जाता है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जनता भी नेताओं और अधिकारियों की लूट घसूट से तंग आ गई थी। ये वही मंत्री और अधिकारी हैं जो ईमानदारी का दम भरते हैं, और ईमानदारी का हाल देख लीजिए। पंजाब तो कर्ज में डूब गया और नेताओं और अधिकारियों के पास अकूट संपत्तियां हो गई। आखिरकार ये पैसा आता है तो कहां से आता है, यह भी सबसे अहम सवाल है। कौन नहीं जानता कि पहले जब चुनाव लड़ते हैं नेता तो उनके पास चंद लाख रुपए की ही संपत्तियां होती हैं, और अगर वह विधायक बन जाता है और फिर कभी उसे मंत्री बनने का मौका मिलता है तो फिर किस तरह उसकी संपत्ति में ऐसे इजाफा होता है जैसे कि सुपर फास्ट गाड़ी हो, राजधानी गाड़ी हो, बिना ब्रेक के करोड़ों रुपए की संपत्तियां उसके पास आ जाती हैं। यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि यह जो घोटाला हुआ है मंडियों से गोदामों तक अनाज पहुंचाने का, इस घोटाले का पर्दाफाश भी ठेकेदारों की ओर से ही किया गया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु पर संगीन आरोप लगाए थे और यह कहा था कि यह मामला 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का है, क्योंकि अपने चहेतों को ही टेंडर बांटे गए हैं, बाकियों को दरकिनार किया गया है। हालांकि इसी को लेकर भारत भूषण आशु पहले तमाम आरोपों को नकार चुके हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट से राहत मांगी थी कि यदि विजिलेंस उन्हें पकड़े तो इससे पहले उन्हें 7 दिनों का समय मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की ओर से भारत भूषण आशु को कोई राहत नहीं दी गई है। अब भी यह चर्चा है कि इसकी आंच जो है भारत भूषण आशु तक पहुंचेगी, शीघ्र ही उन्हें भी विजिलेंस पूछताछ के लिए बुला सकती है। फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। गरीबों को बांटे जाने वाला अनाज खा गए, ये तमाम पैसा खा गए, लेकिन जांच के नाम पर हर बार लीपापोती ही होती रही, कुछ हुआ नहीं। अब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कब वह उन नेताओं के नाम सार्वजनिक होंगे, वह नेता और अधिकारी पकड़े जाएंगे और उनसे पैसों की भरपाई होगी जिन्होंने पंजाब को लूट लिया और दिखावा करते रहे ईमानदारी का। अगला नाम आ रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का। उन पर आरोप है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया करवाया गया। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक रिपोर्ट बनाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में पूर्व जेल मंत्री के अलावा जेल विभाग के कई अधिकारियों और दिल्ली के नेताओं के भी नाम लिए गए हैं कि आखिर किस तरह उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाता है और फिर उसे 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस मामले में मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी होती है उसका चालान भी पुलिस की ओर से पेश नहीं किया जाता। जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्ट हरजोत सिंह बैंस की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई है उसमें कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में भी तमाम वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती रही
उन पर आरोप था कि उसने मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस कई बार आमने सामने भी हुए थे। पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी और उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया। बाद में उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पंजाब सरकार हमेशा ही इन पर आनाकानी करती रही। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी को हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ही मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले किया था। विधानसभा सेशन में भी हरजोत बैंस ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब सरकार की ओर से महंगे वकील किए गए अभी भी 55 लाख रुपए देना बकाया है, जिसे हम नहीं देंगे। अब क्या पूर्व मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिरकार उन्होंने किसके कहने पर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में रखा और उन्हें वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया करवाई? ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी जेल में आकर उनके साथ रहती थी। जिस जेल में 25 कैदियों को, जिस बैरक में 25 कैदियों को रखा जाना चाहिए, उसमें केवल तो केवल मुख्तार अंसारी ही रहते थे और एक क्वार्टर खास तौर पर किसी अधिकारी का उन्हें जेल में ही दिया गया था, जहां वह अपनी पत्नी के साथ तमाम सुख सुविधाएं हासिल करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल सुखजिंदर सिंह रंधावा से यह भी है कि क्या उप मुख्यमंत्री रहते या जेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी अपने अधिकारियों को यह आदेश दिए कि मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी सुविधाएं ना दी जाएं? अगर अधिकारी उनका आदेश नहीं मानते थे तो क्या इस बात को उन्होंने कभी सार्वजनिक किया कि अधिकारी मेरे आदेश नहीं मान रहे हैं? लेकिन ऐसी बात हमें कोई पता नहीं है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से ऐसे कोई आदेश जारी किए हों। अगर जारी किए हैं तो उन्हें सामने आकर सच्चाई को बयान करना चाहिए। कौन अधिकारी थे जो नेताओं का आदेश नहीं मानते थे, या फिर अपने नेताओं को खुश करने के लिए अधिकारियों ने नेताओं का हर हुक्म माना, भले ही वह जायज हो या नाजायज? आपने देखा कि किस तरह अब मंत्री जो कि सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, किस तरह पंजाब को खोखला कर रहे हैं। इसमें अगला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ये उनका नाम आया है कृषि घोटाले से, उनका ये मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि कृषि विभाग की ओर से फसलों के आवेश यानी कि पराली को ठिकाने लगाने के लिए किसानों को मशीनों की खरीद करके देनी थी और यह सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जानी थी। पहले यह कहा गया था ये जो घोटाला है 1178 करोड़ रुपए का है, लेकिन अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि 150 करोड़ रुपए की मशीनरी का कोई अता पता ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90,422 मशीनें खरीदी गई थी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से पंजाब में इन मशीनों का पता लगाने के लिए इनकी पर्सनल वेरिफिकेशन करवाई गई, लेकिन इनमें से 11,275 मशीनों का कुछ अता पता ही नहीं है कि इनकी खरीद हुई भी या नहीं। मशीनें गायब निकली। अब यह सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। वैसे वह ट्विटर पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब से कुलदीप धालीवाल का यह बयान आया है अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था तो उन्होंने यह कहा था कि उनके मंत्रियों और विधायकों ने पंजाब में जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने यह भी कहा था कि माइनिंग जितनी हो रही है अवैध तौर पर तमाम मंत्री और नेता करवा रहे हैं। अवैध शराब का कारोबार हो या फिर अवैध ट्रांसपोर्ट का, ये सभी नेता ही करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे पास ऐसे 40 लोगों की फाइलें हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन जबकि यह समझा जा रहा था कि जब प्रदेश में सरकार बनी, मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वह ये चीजें सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इन चीजों को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि विधायकों और मंत्रियों की ओर से किए जा रहे भ्रष्टाचार की सूचना जो है, इनकी जानकारी जो है उन्होंने आला कमान को दे दी। आला कमान में सीधे तौर पर तब थे
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। हालांकि बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और अपनी पार्टी बना ली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते रहे कि अवैध माफिया, अवैध माइनिंग विधायकी कर रहे हैं, लेकिन इतना कहकर वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुखिया के तौर पर थे। तो शायद उन्हें अपने सिसवा फार्म हाउस से ही बाहर निकलने की कोई कभी जरूरत ही उन्होंने महसूस नहीं की। वह वहीं पर बैठकर सरकार चलाते रहे, ऐसा भी कहा जाता है। पता नहीं पंजाब को लूटकर इन नेताओं को नींद कैसे आती है। लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं और इनके बड़े बड़े महल बन गए। सेहत विभाग में भी अधिकारियों ने कम लूट नहीं की, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में हुई गड़बड़ियों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। किस जिले में कितना पैसा कोरोना के दौरान आया, किस चीज की खरीद हुई, इसके टेंडर हुए या नहीं, कौन अधिकारी हैं जो माल खा गए, क्योंकि अभी सरकार बदली है, प्रदेश में अधिकारी नहीं बदले हैं। उधर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए विक्रम सिंह मजीठिया का यह कहना है कि कांग्रेस ने जेल भेजकर उनका भला ही किया। मुझे वहां पर जाकर राजोवाना साहब से मिलने का मौका मिला, गुरु साहब से मिलने का मौका मिला। वहां मैंने जो हालात देखे, राजोवाना साहब के 27 साल पर के बाद भी उन पर गुरु साहब की पूरी कृपा बनी हुई है। संविधान च कोई यह जी सजा नहीं, कानून च कोई यह जी सजा नहीं कि तुसी 27 साल 30 साल किसी ਨੂੰ जेल 'ਚ रखो, वो भी फांसी ਚੱਕੀ 'ਚ रखो, 8x8 ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ रखो। और मैनू देखो हर चीज़ 'ਚ ना अपना कुछ निकल के आउंदा। सरकार ने तो धक्का किया कि इनू जेल भेज दिओ, मगर मैं समझदा मेरा भला ही करता। जिथे उत्थे जाके मैनू राजोआना साहब नू मिलण दा मौका मिलिया, गुरु नाल जुड़न दा मौका मिलिया, क्योंकि जुड़न दा इस तरह कि ये नहीं कि बाहर नहीं जुड़े सी, मगर दुनियादारी तो जब बंदा दूर होवे, एकांतवास तरीके 'ਚ होवे ते मौका मिलदा होर पक्षां नूं भी समझण दा। और जो अखी वेख्या, जो हालात मैं राजोआना साहब दे वेखे कि 27 साल बाद भी गुरु दी एडी बख्शिश, चढ़दी कला, गुरु दी रज़ा 'ਚ, गुरु दी हुक्म अंदर ते सुभाविक है, मगर किते ना किते सवाल जरूर पैदा हुंदा है कि किहड़ा कानून है जिहदे 'ਚ तुसीं 27 साल किसी नूं अंदर रख छड्डिया। राजोआना साहब तो बड़े क्लीयर सी पहले दिन तो कि साडे वर्गे बंदे पैदा क्यों, हालात क्यों बने। जे 84 का दुकांत ना वापरदा दिल्ली 'ਚ, जे इंसाफ मिलदा, जां श्री हरमंदर साहब अकाल तख्त साहब नूं अपनियां सरकारां देश दियां ढह ढेरी ना करदियां, जां जो कांग्रेस दे बेअंत सिंह दे राज 'ਚ निहत्ते बेकसूर नौजवान बच्चियां दे इनकाउंटर ना होंदे ते हालात पैदा ही नहीं होने सी। मगर मैं उस गल 'ਚ जो उस समय होया, वो हालातां ने यह जे जिन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलिया, उहदे चों भी राजोआना साहब वर्गे हवारा जी और कई पैदा होए। अज 27-30 साल हो गए हैं। भुल्लर साहब का एक उदाहरण है, तो जदों सज़ा पूरी हो गई, भाई रिहा कर दो। ये अंदर रख के किसी नूं तुसीं कानून दीयां धज्जियां तां नहीं ना उड़ा सकदे। हुण किहनूं की पसंद है, उहदा मेरे बारे टिप्पणी करना नहीं है, कानून सब तो उत्ते है। पंजाब में रामपुरा में एक विधायक को जनता ने घेर लिया और उनसे कहा, जहां पर नशा बिकता है पुलिस वहां पर तो कार्रवाई नहीं करती, लेकिन आम जनता को तंग किया जाता है। इस पर विधायक भी जनता की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए और कहा कि भविष्य में लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुदरत ने करता, आप छड़ता रब दे ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੇ ਜਮਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ। 3 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਏ,
ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਾਕਾ ਲਾਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੀ ਦਾਰੂ 3 ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਦਾਰੂ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਖੋਲ ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾੜਾਂਗੇ ਯਾਰ हरियाणा के रोहतक में गुरुद्वारा साहब में 2 गुटों में आपस में गोली चलने की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आखिरकार लोगों को सोचना होगा कि वह शांति हासिल करने के लिए गुरु घरों में माथा टेकने के लिए जाते हैं और गुरुद्वारों की एक मर्यादा होती है। इस मर्यादा को ठेस ना पहुंचाएं। इस तरह की घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं और ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी इससे नसीहत मिल सके। कल रात को संक्रांत थी तो हम संक्रांत के जैसे ही लंगर खा के बाहर आ रहे थे हमारे ऊपर मुख्य वारदात पे एकदम हमला हुआ। जैसे पूरी प्लानिंग बना के और जसवीर था उसकी घरवाली थी उसके दोनों बच्चे थे और उसके अन्य साथी के साथ पिस्तौल से हमला हुआ और मेरे को कृपान हमारी सिर पे मेरे यहाँ पे यहाँ लगी हुई राड़ों से मारा हमको। पूरी गैंग गए थे बना गए गुरुद्वारे के अंदर हुआ सर ये कारण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्यता से हटाए जाने पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आज भाजपा में कोई चुनाव नहीं होता, हर पद पर मोदी की मंजूरी से सदस्यों को नामांकित किया जाता है। पंजाब की जेल से ही एक जुड़ा मामला एक और सामने आया है कि एक कैदी की पीठ पर गैंगस्टर लिख दिया जाता है। इस कैदी ने आरोप लगाए हैं कि जेल में पुलिस वालों की ओर से उसकी पीठ पर गैंगस्टर लिख दिया गया। हालांकि पुलिस ने इसे नकार दिया और यह कह दिया ये कैदी ने खुद ही अपनी पीठ पर लिखवा लिया है। यदि पुलिस की इस बात को सच भी मान लिया जाए तो फिर आखिरकार जेल में सरिया कैसे आया, उसे गर्म कैसे किया गया और गैंगस्टर की कैदी के पीठ पर गैंगस्टर लिखने वाला वह शख्स कौन था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जो कि ढिल्लां कलां जिला कपूरथला रहने वाला है डाके के मुकदमे में बतौर हवालाती है वो तो होर भी तकरीबन 15 केस दर्ज ने कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ उसने अपने ना किसी कैदी नाल या होर किसी नाल मिली भुगत करके आपकी पिठ के उपर गैंगवार शब्द लिखाया गैंगस्टर शब्द लिखाया ठीक है तो जिस नाल मतलब कि आम लोगों के दहशत का माहौल बन जाता उस दहशत माहौल के आधार पर ही वो लोगों को फरौतियाँ मांगते हैं। इस करके असीं उस मुख रखते हुए ये खिलाफ जी है मुकदमा दर्ज किया। पंजाब के हाई प्रोफाइल 6,000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट केस की सुनवाई से हाई कोर्ट के 2 जजों ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस एजी मसीह आलोक कुमार सुनवाई से हट गए हैं। जस्टिस आलोक कुमार का कहना है कि वह इस मामले में केंद्र के वकील रह चुके हैं, इस वजह से वह सुनवाई से अलग हुए हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से अब इस मामले में नई बेंच बनाई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में जेल से छूटे पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम इसी ड्रग रैकेट में आया था। 2012 में शुरू हुए इस केस में पहली एफआईआर फतेहगढ़ साहब में दर्ज की गई और शुरुआती स्टेज में यह केस भी दूसरे सामान्य मामलों की तरह ही लग रहा था, लेकिन इसमें सियासी भूचाल तब आया जब 2014 में पेशी पर आए केस के मुख्य आरोपी और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला ने तब रेवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम ले लिया। तब बिक्रम सिंह मजीठिया को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन बाद में मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। जेल में बंद इस साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें और
बढ़ने वाली है। पंजाब में हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसमें पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर शिकंजा कसा जाना तय है। धर्मसोत पर आरोप है कि सामाजिक सुरक्षा मंत्री रहते उन्होंने यह घोटाला किया। हालांकि तब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें अपने पास मंगवाई थी और जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा कि वह इसकी जांच करना चाहते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री राजी हो गए हैं। अब सीबीआई जल्द ही इन फाइलों को हासिल करके जांच शुरू कर सकती है, जिसमें साधु सिंह धर्मसोत के अलावा और भी कई बड़े अधिकारी फंस सकते हैं। ऐसा आरोप है कि स्कॉलरशिप बांटने में करोड़ों रुपए की धांधली हुई। 39 करोड़ रुपए बांटने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा। इसमें यह शक जताया गया कि जो कॉलेज हैं ही नहीं, उनके नाम पर यह रकम हड़पी गई। यही नहीं, जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी से 8 करोड़ रुपए वसूल करने थे, उन्हें 16 करोड़ 91 लाख और जारी कर दिए गए। गोल्डन टेंपल में पालकी साहब के समय एक बुजुर्ग के साथ वहां के सेवादारों ने हाथापाई की। सेवादारों ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को पहले जमीन पर पटका, फिर घसीटा, लेकिन किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वीडियो कल रात की बताई जा रही है। सुखासन के लिए ले जाने से पहले एक बुजुर्ग को श्री अकाल तख्त साहब की सीढ़ियों से एसजीपीसी के मुलाजिम बुरी तरह से घसीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस पर एसजीपीसी भी सख्त हो गई है और उन्होंने अपने कर्मचारियों को आपे में रहने को कहा है और यह भी कहा है कि इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिकारियों को, जो कर्मचारी इसमें बुजुर्ग को पीट रहे हैं, उन्हें सस्पेंड करने की भी बात कही जा रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज किसी सोशल मीडिया ते किसी ने वीडियो पाई आ, पालकी साहब जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे सवेरे जाती है, उस वेले जांगले लाए जाते हैं। एक बजुर्ग ने जांगला टप्पिया है, जिस ते संगत ने इतराज़ किया तो इसनूं भी वापस बाहर आउण लई कहा। बाहर किसी नूं जांगले तो भेजना तो जायज़ आ, पर जिस तरीके नाल सेवादारां ने वरताओ किया उस बजुर्ग नाल, वो निंदनयोग है। मैं उन्हां दे तरीके नाल विरोध करदा हाँ। वो सेवादारां ने जो गलती की है उस दे संबंध विच उन्हां नूं सस्पेंड करन लई हैडकुआटर नूं रिपोर्ट कर दित्ती है तो जल्दी ही उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस वेले पालकी साहब रवाना हुंदी है, उस वेले संगत का बहुत रश हुंदा है। पालकी साहब की सेफ्टी ते मर्यादा नूं ध्यान विच रख के संगत नूं रोकिया जाता है। ये कोई जानबुझ के जंगले नहीं लाए जाते। इस करके समूह संगत नूं पालकी साहब वेले सहयोग करन लई अपील करते हाँ। तो जिन्हां सेवादारां ने वो बजुर्ग के खिलाफ ये घटिया कार्रवाई की है, उन्हां नूं दे खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हाँ। तो संगतां दे चरनां 'च बेनती है कि वध तों वध सहयोग दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक व्यक्ति बुधवार को जगदीश टाइटलर की फोटो लगी टी शर्ट पहनकर गोल्डन टेंपल में फोटो खिंचाता है और इसकी वीडियो को वायरल कर देता है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस हरकत की कड़ी निंदा की। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि विवाद खड़ा करने वाले युवक का मकसद तस्वीर खिंचाना और यह एक प्लानिंग के साथ किया गया है। एडवोकेट धामी का कहना है कि इसके युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर ली गई है। जगदीश टाइटलर को सिख कत्लेआम के लिए सजा नहीं मिली, लेकिन वह इस मामले में मुख्य दोषी रहा है। ऐसे में सिखों को चिढ़ाने के मकसद से उसकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर सिर्फ युवक की ओर से फोटो खिंचवाई गई और बाद में इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। अमृतसर के गांव धीरेकोट के पूर्व सरपंच और 2 रिटायर्ड अधिकारियों को विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि ग्राम पंचायत धीरेकोट को विकास कार्यों के लिए आई ग्रांट में से
8 लाख रुपए हड़प कर लिए गए। विजिलेंस की टीम ने पंचायत के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह, वीडियो कम पंचायत सचिव रिटायर्ड करमजीत सिंह, रिटायर्ड जेई हरभजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पंजाब आने वाले हैं। उनकी अगला दौरा जो है 24 अगस्त को वह मोहाली के मुल्लांपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी टाटा मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल कैंसर के मरीजों को किफायती इलाज मुहैया करवाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाब आए थे। तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा का यह कहना था कि उस दौरान मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से वापस लौटते समय यह भी कहा था, अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट कर जा रहा हूं। उस दिन वह फिरोजपुर जाते समय रास्ते में एक फ्लाईओवर पर उनके काफिले को करीब 15-20 मिनट तक रोका गया था। इसके बाद वह बिना फिरोजपुर गए आधे रास्ते से ही वापस लौट गए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरकेश्वर तट पर वीरवार सुबह 8 बजे के करीब समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली, जिसमें 3 AK-47 और बुलेट्स मिले हैं। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे पर खींचा और इसमें काले रंग का बॉक्स था जिसमें AK-47 पड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। यह ब्रिटेन की कंपनी है। पुलिस ने इस घटना के पीछे आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पूरे रायगढ़ जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको ये बता दें कि करीब 13 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने ताज होटल समेत मुंबई के कई जगहों पर कत्ले-आम मचाया था। इसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। तब लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई आए थे। इनमें से 9 मारे गए थे, जबकि सिर्फ अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दी गई थी। जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 4 बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर रेड मारी और 25 लाख रुपए लूट लिए। मामला मानगो इलाके का है। करीब 10 बजे खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए एक बदमाश बैंक के अंदर आता है और उसने सभी से यह कहा कि छापा पड़ा है, अपना अपना मोबाइल जमा करवा दो। इसके बाद 3 और उसके साथी बैंक में दाखिल होते हैं और रेड के नाम पर 25 लाख रुपए लूटकर वहां से भाग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।